हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन राइज। दोस्तों, क्लास 12th का हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में इसी में से क्वेश्चन आंसर आएंगे, इसलिए इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्नों की पूर्ति करनी है। उसके बाद में हम अगले वीडियो में जो अपठित गद्यांश और पद्यांश है उसका भी अभ्यास करेंगे। साथ ही साथ निबंध कौन सा आएगा इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और बाकी जितने भी आपके टॉपिक हैं उस पर आपको आज वीडियोस पूरे दिन भर मिलते रहेंगे, तो कंप्लीट पढ़ करके जाइएगा। यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले प्रसाद गुण में पदावली का प्रयोग होता है। प्रसाद गुण में किस प्रकार की पदावली का प्रयोग होता है आपको बताना है। तो इसका आंसर है कि प्रसाद गुण में कोमल कांत पदावली का प्रयोग होता है। गुण जो है ना, जैसे काव्य के गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद गुण, ओज गुण और माधुर्य गुण। तो इन तीनों के अपनी अपनी अलग अलग विशेषता होती है। तो इस याद रखिएगा, जो प्रसाद गुण है इसमें कोमल कांत पदावली का प्रयोग होता है। दूसरा है वाक्य दोष प्रकार के होते हैं। तो वाक्य दोष जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 4 प्रकार के होते हैं वाक्य दोष। अगले वीडियो में हम जब लघुत्रात्मक प्रश्न करेंगे वहाँ पर ये भी देख लेंगे कि 4 प्रकार कौन कौन से हैं। आगे आपको इस पर जो है वो वीडियो मिलेगा। नेक्स्ट है गीतिका छंद में कुल मात्राएं होती हैं। तो गीतिका छंद में कुल 26 मात्राएं होती है। याद रखिएगा, गीतिका, हरिगीतिका, ये जो छंद है ना ये मात्रिक छंद है और इसमें प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। तो ये सम मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, गीतिका छंद में कुल 26 मात्राएं होती है, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, छंद के चरणों के अंत में ध्वनि की समानता को कहते हैं तुक कहते हैं। ठीक है, इसे तुक कहते हैं। ध्वनि के जो अंतिम शब्द होते हैं, चरण का जो अंतिम शब्द होता है उस अंतिम शब्द की ध्वनि एक जैसी होती है, समान होती है, तो उसे जो है वो तुक कहा जाता है। चरण की विशेषताओं में देखते हैं चरण किसे कहते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि चरण में यति, गति, लय, वर्ण आदि के आधार पर जो है वो आदि सारे इसमें छंद के चरण होते हैं। छंद में ये सारी चीज़ें समान होती हैं। नेक्स्ट है संत हृदय नवनीत समाना काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है। ठीक है, संत हृदय नवनीत समाना व्यतिरेक अलंकार है। अगला प्रश्न है उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर समगात काव्य पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर प्रतीप अलंकार है। याद रखिएगा, इसमें प्रतीप अलंकार है। अगला प्रश्न है विशेषोक्ति अलंकार के लक्षण दीजिए। यानी कि विशेषोक्ति अलंकार किसे कहते हैं। आप एक प्रकार से परिभाषा ही देनी है आपको यहाँ पे। तो लिखेंगे आप कि जहाँ पर कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है वहाँ पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। और ये विभावना अलंकार का विपरीत है। विभावना में क्या होता है कि बिना कारण के ही कार्य जहाँ संपन्न हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। और जैसे कि जो अपने उदाहरण देते हैं ना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, ये वाला जो उदाहरण है वो विभावना अलंकार का है। तो जहाँ विभावना अलंकार का विपरीत होता है विशेषोक्ति, कि जहाँ कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता है वहाँ पर विशेषोक्ति होता है, और जहाँ कारण नहीं होने पर भी कार्य संपन्न हो जाए वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न है राजनीतिक रिपोर्टर को किन बातों की योग्यता होनी चाहिए। तो आप लिखेंगे कि राजनीतिक रिपोर्टर को समग्र राजनीतिक परिदृश्य के साथ उस पार्टी के पूरे इतिहास की जानकारी होनी चाहिए जिस पार्टी को कवर करना है। नेक्स्ट प्रश्न है कविता से आप क्या समझते हैं, लिखिए। तो आप लिखेंगे कि कविता मनुष्य के भावों को अभिव्यक्त करने का एक सुंदर प्रयास है। मतलब भावनाएं जो होती है ना, व्यक्ति की, इंसान की भावनाएं, वो कविता के माध्यम से प्रस्फुटित होती हैं, प्रकट होती हैं। कविता को मानव मात्र की मातृभाषा भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है चौथा, खेल बीट किसे सौंपी जानी चाहिए। तो लिखेंगे आप कि प्राय किसी विशेष खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी अथवा किसी क्रीड़ा प्रशिक्षण संस्थान से संबंधित अधिकारी या कोच को ही खेल बीट सौंपी जानी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है पांचवा, विशेष लेखन के पाठक वर्ग की क्या विशेषता होती है। तो विशेष जो लेखन है उसके पाठक वर्ग की यह विशेषता होती है कि उसे उस विषय में अच्छी जानकारी होती है। नेक्स्ट अगला है छठा प्रश्न, बीट से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कि विषय विशेष में लेखन का दायित्व सौंपा जाता है। मीडिया की भाषा में उसे बीट कहते हैं। किसी भी विषय विशेष का जो लेखन का दायित्व जिस व्यक्ति को सौंपा जाता है उसे मीडिया की भाषा में बीट कहते हैं। अगला प्रश्न है सातवां, रामचंद्र के पिताजी भारत जीवन प्रेस की किताबें छिपा देते थे, क्यों।
तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को डर था कि कहीं उनके बेटे यानी रामचंद्र शुक्ल का चित्त स्कूल की पढ़ाई से हट नहीं जाए। अगर उसने भारत जीवन प्रेस की किताबें पढ़ ली तो वो इसी किताबों में खो जाएगा और स्कूल की जो उसकी किताबें हैं उससे उसका मन हट जाएगा। इसीलिए जो है इनके पिताजी उन किताबों को छुपा करके रखते थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, साझा कहानी का प्रतीकार्थ क्या है? तो आप लिखेंगे कि पूंजीपतियों की नज़र उद्योगों पर एकाधिकार करने के बाद किसानों की जमीन पर है, यह साझा कहानी का प्रतीकार्थ है। जो पूंजीपति होते हैं, जो उद्योगपति होते हैं, वो किसानों मजदूरों का शोषण करते हैं, यही बात साझा कहानी के माध्यम से दिखाने का प्रयास जो है वो लेखक ने किया है। अगला प्रश्न है, किसकी आज्ञा पाकर भरत अपनी बात कहने के लिए सभा में खड़े हुए? तो आप लिखेंगे कि मुनि वशिष्ठ की आज्ञा पाकर के भरत अपनी बात कहने के लिए सभा में खड़े हुए थे। चित्रकूट में जो सभा आयोजित हो रही थी उस सभा में जैसे ही मुनि वशिष्ठ ने आज्ञा दी तब भरत अपनी बात कहने के लिए उस सभा में खड़े हुए थे। 10वां प्रश्न है, कवि केशव के अनुसार भगवान शिव की तरह मुक्ति कौन देता है? तो कवि केशव के अनुसार जिस तरीके से भगवान शिव के दर्शन मात्र से समस्त प्रकार की कष्ट दूर हो जाते हैं और इंसान को मुक्ति मिल जाती है, उसी तरीके से जो है वो पंचवटी में आते ही व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है 11वां, विवरणात्मक रिपोर्ट में कैसा वर्णन होता है? तो आप लिखेंगे कि विवरणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या का विस्तृत और गहन विवरण प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विभावना अलंकार को स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि जब कारण के अभाव में भी कार्य का होना प्रकट किया जाता है तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कहानी विधा शिक्षा देने का प्रबल माध्यम है, कैसे? तो आप लिखेंगे कि शिक्षा देने के लिए भी कहानी विधा का प्रयोग सबल माध्यम है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पंचतंत्र की कहानियां हैं। तो ये शिक्षा प्रदान करती हैं, कहानियां जो है हमें कोई न कोई सीख देती हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि जो कहानी विधा है ये शिक्षा का सबसे प्रबल माध्यम है। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां, नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से कैसे अलग है, स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कि जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं है ना, साहित्य की जो अलग अलग विधाएं, कहानी, नाटक, निबंध आदि, तो इसमें से जो ये जो नाटक है, ठीक है ना, इसकी बात हम करेंगे कि जहाँ साहित्य की अन्य विधाएं अपने लिखित रूप में एक निश्चित और अंतिम रूप को प्राप्त कर लेती हैं, वही नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक पक्षीय ही होता है। जब उस नाटक का मंचन होता है तब वह पूर्ण रूप प्राप्त करता है। तो बाकी जो चीज़ें होती है ना, जैसे अन्य भी जो विधाएं हैं उसको तो हम पढ़ सकते हैं केवल या सुन सकते हैं, लेकिन नाटक को हम पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं और साथ ही साथ जब इसका मंचन होता है तो इसे हम देख भी सकते हैं। इस तरीके से ये जो है वो बाकी विधाओं से अलग है। अगला प्रश्न है 15वां, कहानी की मौखिक परंपरा के बारे में बताइए। तो आप लिखेंगे कि हमारे देश में मौखिक कहानी की परंपरा बहुत पुरानी है। आपने भी अपने आसपास अपने जो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनसे कई प्रकार की कहानियाँ सुनी होगी, मौखिक रूप से जो सुनी होगी। तो ये परंपरा हर घर में, हर समाज में, हर राज्य में, हर परिवार में जो है वो देखी जाती है और आज तक प्रचलित है। खास तौर से राजस्थान में आज भी यह परंपरा जीवित है। छोटे बच्चों को कहानी सुनाई जाती है और ये भी मौखिक रूप से जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। अगला प्रश्न है 17वां, दृष्टांत अलंकार से आप क्या समझते हैं? तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि कवि पहले एक कथन कहता है तथा उस कथन की पुष्टि करने के लिए दूसरे कथन का दृष्टांत देता है। ऐसे काव्य में दृष्टांत अलंकार होता है। तो अपनी किसी एक बात को सिद्ध करने के लिए कोई और एक उदाहरण देना, एक दृष्टांत देना, वो दृष्टांत अलंकार होता है। आगे है 18वां प्रश्न, भौगोलिक स्थिति के आधार पर खबरें कितने प्रकार की होती हैं? तो आप लिखेंगे इसका उत्तर कि भौगोलिक स्थिति के आधार पर खबरों को स्थानीय, क्षेत्रीय, आंचलिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आदि रूपों में वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, तो ये भौगोलिक स्थिति के आधार पर स्थानीय खबरें होती है, क्षेत्रीय खबरें होती है, आंचलिक यानी प्रांतीय खबरें होती है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इस प्रकार की खबरें जो है वो अलग अलग प्रकार में वर्गीकृत की जाती हैं। 19वां प्रश्न है, गांव के लोग संवदिया को क्या समझते थे? तो आप लिखेंगे कि गांव के लोगों के अंदर संवदिया को लेकर एक गलत धारणा थी कि संवदिया काम चोर होता है, निठल्ला होता है और पेटू का मतलब होता है खाने पीने का जो शौकीन होता है उसे पेटू कहते हैं। तो इस प्रकार का व्यक्ति जो होता है वो केवल संवदिया का काम करता है, संवाद ले जाने का काम करता है।
नेक्स्ट है 20वां प्रश्न, भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें किनके घर आती थी? तो आप लिखेंगे कि भारत जीवन प्रेस की पुस्तकें आचार्य रामचंद्र शुक्ला के घर पर आती थी, इनके पिताजी जो है वो लाते थे पढ़ने के लिए। नेक्स्ट है 21वां प्रश्न, हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को कवि ने ईमानदार क्यों कहा है? तो कवि ने हाथ फैलाने वाले व्यक्ति को इसलिए ईमानदार कहा है क्योंकि अगर वह अमीर होता तो इस तरह हाथ फैलाकर भीख नहीं मांगता, और अमीर वो ईमानदारी से नहीं बनता। अगर वो अमीर होता तो कोई न कोई गलत तरीका अपना करके ही, भ्रष्टाचार बेईमानी करके ही वो अमीर होता। तो उसने न तो कोई भ्रष्टाचार किया न बेईमानी की, इसीलिए वो ईमानदार रहा, और ईमानदार रहा तो वो गरीब रहा, इसलिए वो भीख मांग रहा है। 22वां प्रश्न है, बच्चे ने हिमालय को किस दिशा में बताया था? तो कवि ने जब बच्चे से स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहे बच्चे से पूछा कि बेटा हिमालय किधर है, तो बच्चे ने हिमालय को उस दिशा में बताया जिस दिशा में उसकी पतंग उड़ी जा रही थी। नेक्स्ट प्रश्न है, बिंब का कविता में क्या महत्व है? लिखिए। तो इन बिंबों से ही हम संसार को समझ सकते हैं, इन बिंबों के प्रयोग से ही कविता आसानी से समझ में आने योग्य बनती है। और अंतिम प्रश्न है कि नाटक तथा साहित्य की अन्य विधाओं में एक अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आप लिखेंगे कि जहां साहित्य की दूसरी विधाएं पढ़ने या सुनने तक ही सीमित होती हैं, वहीं नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखा भी जाता है। तो दोस्तों, ये था हिंदी साहित्य का एक इंपॉर्टेंट वीडियो जिसमें हमने महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लिए, और मैं आशा करता हूं कि आपके सारे के सारे प्रश्न उत्तर इसी में से बनेंगे, और इसी प्रकार के वीडियोस में और जारी करूंगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक हर टॉपिक पर मैं बनाऊंगा, और लगातार आपको दिन भर ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। जिस तरीके से पॉलिटिकल साइंस हमने हिंदी कंपलसरी, इंग्लिश में जो तैयारी करी थी वैसे की वैसी तैयारी आपकी करवाऊंगा। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। जो आपके मित्र हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए, और साथ ही साथ जो नए स्टूडेंट जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच। और साथ ही साथ PDF अगर आप चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर हमारे सभी वीडियोस की PDF आपको मिल जाएगी। थैंक यू।